नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक खबर लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन हो गए हैं सैयद अली शाह गिलानी के निधन को लेकर, लेकिन कश्मीर के अंदर पूरी तरह से पाबंदियां लागू की गई थी। आज हालात यहां पर सामान्य हुए, लेकिन महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं बयानबाजी करती हुई नजर आई। पहले ये देखिए, उसके बाद चलेंगे अलग अलग संवाददाताओं के पास और हर जिले से आपको खबर दिखाएंगे। जो पिछले दिनों में हुआ, जो हमने वीडियोस के ज़रिए हम तक खबर पहुंची या कहीं न्यूज़ वगैरह आई, उससे मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत गमज़दा है। बहुत तकलीफ़ हुई उससे कि आप जब लड़ते हैं, जंग होती है ज़िंदा इंसान के साथ, और जब वो इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो मैयत बन जाता है, और उस मैयत को बराबर उतनी इज़्ज़त देनी चाहिए जितनी आप किसी को भी दे सकते हैं। आपके साथ किसी के ख़यालात की जंग हो सकती है, हमारे भी इख्तिलाफ़ात रहे हैं गिलानी साहब के साथ, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक मैयत की इस तरह से जो बेहुरमती करे। जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जो हमने देखा वीडियोस में, मैं समझती हूँ कि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। और उसके बाद एक तो जो आखिरी ख्वाहिश होती है हर इंसान की मरने के बाद, यहाँ तक कि जब किसी को सज़ाए मौत मिलती है उससे भी पूछा जाता है उस वक़्त कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो अगर किसी इंसान की आखिरी ख्वाहिश हो कि मुझे किसी पर्टिकुलर जगह में दफनाया दिया जाना चाहिए, और जो घर वालों के जो आखिरी रसूमात होते हैं उनका हक़ होता है कि वो अपने जो रसूमात है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक करें, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया, बल्कि उल्टा उनके घर वालों के ऊपर, एक तो मैंने सुना है बहुत हाथापाई की है वहाँ पर, जो उनकी औरतें हैं उनके साथ भी ठीक सलूक नहीं किया है, और उसके अलावा उन्हीं के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई FIR दर्ज किए गए। मैं समझती हूँ ये इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान, तो इसका जो कल्चर है, जिसको हिंदी में सभ्यता कहते हैं, मुझे लगता है उसको ये उसके मुनाफी है, उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस मुल्क को पूरी दुनिया में बड़ी ऊंची नज़र से देखा जाता है, यहाँ के भाईचारे को, यहाँ के उसूलों को, यहाँ की डेमोक्रेसी को, क्योंकि जमहूरियत में सबको अपनी बात कहने का हक़ है। तो अगर आप किसी बात के साथ एग्री नहीं करते, उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप मरने के बाद भी उससे उसकी आइडियोलॉजी या उसकी जो ख्यालात है उसका बदला लें। और यहाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, और आपने देखा कि आप दूसरी बात यह है कि आप बंदूक के बलबूते पे किसी लीडर को पसंद या नापसंद नहीं करवा सकते। मतलब दुनिया में कोई किसी को पसंद कर सकता है। आपने देखा कि इतने दिनों से वॉलंटरी लोगों को कोई कॉल नहीं थी, कोई किसी ने बताया नहीं, बल्कि लोगों ने ख़ुद अपनी दुकानें बंद की। हालांकि दुकानदारों को ये धमकी भी दी गई कि आपका बिजली पानी बंद कर देंगे अगर आप दुकानें बंद करोगे। तो एक लोगों का नेचुरल रिएक्शन था, यानी गमज़दा थे लोग, जो शायद गिलानी साहब के साथ इख्तिलाफ भी करते थे। उन्होंने जो उनके मरने के बाद जो उनकी मैयत के साथ हुआ, मुझे लगता है उनको भी उनके साथ हमदर्दी और बढ़ गई। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ही बुरी बात है। मैम, आपका एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस रहा है कश्मीर में बंद। चलिए, तो अब कश्मीर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर संभाग से अलग अलग जिलों से किस तरह से हमारे संवाददाता यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। कश्मीर के हालात में आज के दिन पर कई लोगों की नज़र थी, और कल शाम से लेकर सुबह तक जो अफवाहों का दौर चला था, उस दौर के बीच में आज किसी हद तक पटरी पे ज़िंदगी भी लौट आई थी। शहर के अक्सर इलाकों में जहां शहर ख़ास सरफरस रहता है, मैं सूरत हाल वही थी जो इन हालात में देखने को मिलती है। दुकान, कारोबारी इदारे बंद रहे, लेकिन ऊपरी शहर में सूरत हाल बिल्कुल उसके बरअक्स थी। कुछ वक्त के लिए दुकानें वगैरह बंद भी रहीं, लेकिन फिर वक्फे से खुलना भी शुरू हुई, और खुद दुकानों के खुलने के साथ साथ सड़कों पर लोगों के साथ साथ गाड़ियों और दूसरों की आमदरफ्त भी देखने को मिली। वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों से भी इसी तरह की खबरें हैं, कुछ अफवाहें हैं, कुछ हालात हैं, कुछ मामलात हैं, और उस सारे के बीच में ज़िंदगी पटरी पे दोबारा लौट आ रही है। लेकिन इस सारे के बीच में कुछ खबरें या कुछ कहें अखबारों का खुलासा, और उस खुलासे में नॉर्थ कश्मीर पर सबकी नज़र। और नॉर्थ कश्मीर में जिस तरह अब एक अखबार ने बड़ी खबर करते हुए बताया है कि फॉरेन मिलिटेंट्स की एक बड़ी तादाद नॉर्थ कश्मीर में है, और ये मिलिटेंट कब आए हैं, कहां से आए, इसका भी लोग खुलासा या यूं कहें इस पे भी बहस करें। वहीं अब तक माना जा रहा था कि मिलिटेंसी का हॉट बेड साउथ कश्मीर है, वहीं इस अखबार के बड़े अखबार के खुलासे ने कई सिक्योरिटी इदारों की नींद भी हराम कर रखी है।
इमरान तारिक के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। इलाहादी की पसंद लीडर सईद अली शाह गिलानी के इंतकाल के बाद आज पहली बार वादी कश्मीर के अंदर मामूल के हालात मामूल पर आते हुए नजर आए। यूँ तो जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने पहले ही गैर हसास इलाकों से बंदिशें हटाने का ऐलान किया था, वहीं पर इन्हीं बंशों को हटाते हुए आज शहर श्रीनगर के अंदर सुबह सुबह अगरचे दुकानें बंद थी, लेकिन फिर बाद दोपहर ये दुकानें खुलने लगे। हालांकि सड़कों पर आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आया। तहम शहर और गाँव में अगरचे शहर के मुकाबले में ये ट्रांसपोर्ट की तादाद ज़्यादा थी, तहम अभी भी मामूल का जो कामकाज मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। और दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से अभी भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज पर पाबंदी आयद है और ऐन मुमकिन है कि शाम गए तक जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया इन पाबंदियों को भी हटा सकती है और कल से मामूल का कामकाज कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकता है। नेता सईद अली शाह गिलानी के निधन को आज 5 दिन पूरे हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर में आज भी मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज स्थगित हैं, वहीं दूसरी तरफ लीज लाइन, फाइबर और मोबाइल नेटवर्क सर्विसेज चालू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ सारी सर्विसेज धीरे धीरे चालू हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के इस हिस्से में सुबह से ही कुछ खबरें ऐसी भी चल रही थी कि शायद पूरा लाल चौक बंद हो, कश्मीर के अंदर बंद की कॉल है। लेकिन सुबह से ही जिस तरह का रश मार्केट्स में देखा जा रहा है, जिस तरह से दुकानें खुल रही हैं, ये कॉल्स महज एक अफवाह थी, ये साफ साबित हो रही है। कश्मीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि उन जगहों पे जहां पे कुछ हो सकता है वहां पर कुछ ना हो। उन इलाकों को वॉलेटाइल एरियाज कहा जाता है कश्मीर में, जो श्रीनगर के अंदर भी मौजूद हैं, श्रीनगर के बाहर आउटस्कर्ट्स में भी मौजूद हैं। हैदरपोरा उनकी रिहाइशगाह के इलाके में भी आज सुबह से ही लगातार ट्रैफिक नॉर्मल देखा जा रहा है और बीते 3 दिन भी कश्मीर के उस हिस्से में ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ा। दुकानें थोड़ी बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे कश्मीर की जिंदगी सामान्य होने लगी है और नॉर्मलिसी की तरफ लौटने लगी है। कश्मीर के अंदर आज से शायद इंटरनेट मोबाइल सर्विसेज की शुरुआत होगी। इस पर एक रिव्यू मीटिंग बिठाई जाएगी, जिसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज का चलाया जाना अनिवार्य है या फिर अभी के लिए सिर्फ फाइबर ही काफ़ी है। क्योंकि अलग अलग तरह की खबरें उड़ रही हैं, अलग अलग तरह की अफवाहें उड़ रही हैं, जिन्हें टैकल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी ना हो इन खबरों की वजह से। इसलिए मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज, जिसका लगभग कश्मीर के अंदर हर शख्स के पास एक्सेस है, उसे स्थगित रखा जाएगा और टेस्ट डोज के लिए ही सही, लेकिन फाइबर नेटवर्क्स को चालू रखा जाएगा। जो डोज शायद सक्सेसफुल हो चुका है, जिसके बाद अभी तक फाइबर पर किसी तरह का कोई असर दोबारा देखने को नहीं मिल रहा है। कश्मीर के अंदर लगातार आगे बढ़ रही नॉर्मल जिंदगी को देखकर यही लग रहा है कि आने वाले दिन कश्मीर के अंदर शायद और नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन कश्मीर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुलिस पूरी तरह से तैयार है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरी तरह से तैनात किए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आने वाले इंटेल्स को पूरी तरह से पढ़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अनहोनी कश्मीर के अंदर ना हो। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। समय मौजूद है टैंकपोरा, जो मोतरबुक से नज़दीकी है। अगर हम इस इलाके की बात करें तो ये ज़िला शोपियान से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उनसे इनको जो है महरूम रखा गया है। हालांकि जहाँ एक तरफ से आज ज़िला शोपियान की बात करें तो जगह जगह जो है मैग्नलाइजेशन का काम अमल में लाया जा रहा है। तो वहीं अगर इनकी बात करें तो इनको अभी तक जो है इस रोड पे जहाँ पे इस समय हम मौजूद है, यहाँ पे किसी भी तरह की जो है आला हुकाम तक का ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है। तो इसके साथ साथ इनको पीने के पानी की भी शदीद किल्लत है। जहाँ एक तरफ से जल जीवन मिशन है, जो हर घर पीने का पानी पहुँचाने की जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है उसके तहत, लेकिन यहाँ तक अगर हम ग्राउंड ज़ीरो की बात करते हैं तो ग्राउंड ज़ीरो पे हम जब जाते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल लोग जो है खफा है, गवर्नमेंट से नाराज़ है। आइए यहाँ पे हमारे साथ कुछ यहाँ के लोकल इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मुश्किलात हैं इनके। पहले आपका खैर मकदम है JK 24/7 में। शुक्रिया जनाब। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ और आपके इलाके के नाम जानना चाहता हूँ और आपकी क्या मुश्किलात हैं यहाँ पे। जी, मेरा नाम निसार अहमद भट्ट है, मैं टंगपोरा शोपियान से बिलोंग करता हूँ। जी, हमारी जो मुश्किलात है वो आपने अभी देखे कि हमारे जो गली कोचे है वो मतलब उनको लैंडस्लाइड हुआ है, काफ़ी सारा नुकसान हो रखा है। उनको अभी तक पिछले 3-4 सालों से कोई मरम्मत नहीं हुई उन पे। ठीक, हमने जब अप्रोच किया हायर अथॉरिटी को, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान है, कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग भी उनके पास गए फरियाद लेके, क्या हम इन मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि अभी तक किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया और हमारा जो पूरा गाँव है वो ये मुश्किल झेल रहा है। जिस तरीके से हमने देखे आपके कोचे
तो लैंडस्लाइड की वजह से वो मतलब काफ़ी छोटे हुए हैं, तो जब यहाँ पे बर्फ़बारी होती है तो उस समय क्या कितनी मुश्किलात आपको होती है? जी, बिल्कुल, काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम 2-4 हो रहे हैं। अभी इसीलिए हम कई बार जाते हैं, साल में 5-6 बार हम जाते हैं। वहाँ पे जो भी कंसर्न ऑफ़िसर होता है, वो हमें एश्योरेंस दे रहा है उस टाइम कि वो कोई ना कोई काम कर लेंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक वो जो भी ऑफ़िसर्स है, कभी कोई यहाँ पे नहीं आया हमारे गाँव में। तो आपकी क्या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या गुजारिश है कि खासकर जो हमारी एलटी इंतज़ामिया है उनसे क्या आपकी बस हमारी यही गुजारिश है कि जो हम मुश्किलें जिनसे हम 2-4 हो रहे हैं, पूरा गांव हो रहा है, वो हमें बेसिक फैसिलिटीज़ दे दी जाए। चलो, बात करने के लिए शुक्रिया। जो लोकल बाशिंदा रहने वाला, तो इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या मुश्किलात है। पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो बेसिक फैसिलिटी हैं, अगर हम बात करें जन जीवन जो मिशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हर घर में पीने का पानी पहुँचना चाहिए, तो उस ज़िम्मे में आपका क्या कहना है कि क्या वो स्कीम वाकई में यहाँ पे ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रही है या नहीं कर रही है? देखिए, जैसे अगर देखा जाए कि जो आप बात कर रहे हैं कि पीने का पानी जो ज़रूरी है, जो बेसिक नीड्स है, अभी तक वो फैसिलिटी मिली नहीं है। जैसे कि हमें 24 घंटे हम पानी नहीं मांगते, अगर 2 घंटे 3 घंटे ही रह जाए, अच्छे से रह जाए। जो ऑलरेडी हमारे पास जो वाटर सप्लाई है, अगर देखा जाए वो स्पेशली टंगपोरा के लिए रखी गई थी और बटपोरा के लिए, एक गाँव हमारे पड़ोसी है यहाँ पे, इन दोनों गाँवों के लिए रखा गया था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि उस पर अगर देखा जाए कि मतलब मेन लाइन से कनेक्शन उठाए गए हैं जो कि अदर विलेजेस को दिए गए हैं, तो उससे भी हमें 2-4 होना पड़ता है। हमारे पास यहाँ पे पानी ठीक से नहीं आता है, तो वही फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए। हम यही गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हायर अथॉरिटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको बोला जाए, उनको भी इंस्ट्रक्शन किया जाए कि आप प्रॉपर जो है अपना टाइम दे दीजिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दीजिए, कि कहीं पे अगर हमें दिक्कत आती है तो उसको प्रॉपर सोल्यूशन किया जाए। कितने समय से आपको जो है पीने के पानी से महरूम रखा है? कितने समय से आपको मतलब तकरीबन 2 साल से हम देखते आ रहे हैं कि यही प्रॉब्लम होती रहती है रिपीटेडली। अगर देखा जाए विंटर्स में हो सकता है क्योंकि बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ में तो होता है, लेकिन हम समर्स में भी देखते हैं, समर्स में भी हमारे पास यहाँ पे पानी नहीं होता है। आज भी अगर देखा जाए, आज भी कभी कभार पानी आ जाता है। अगर एक दिन पानी आ जाएगा तो 6 दिन हमें पानी देखने को नहीं मिलता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें होती है। अब आपकी क्या जो खासकर हमारी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा, उनसे क्या गुजारिश रहेगी अपनी तरफ से? गवर्नर साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो जो गवर्नर साहब है वो अभी कश्मीर की तरफ से, खास करके कश्मीर की तरफ से मतलब डेवलप करना चाहते हैं हर किसी गांव में फैसिलिटीज़, जैसे रोड्स की फैसिलिटीज़, जैसे वाटर सप्लाईज एंड अदर स्कीम्स। सो वी रिक्वेस्ट टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर कि वो हमें भी ध्यान दिया जाए, जो भी मतलब जो रूरल एरियाज़ है, जैसे हमारा गांव है, इन पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि अगर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं, अगर ज़्यादा 100% डेवलप ना हो तो कम से कम 80-70% डेवलप होना चाहिए। चलो, बात करने शुक्रिया। जिस तरीके से नाज़रीन आपने देखा कि यहाँ के बाशिंदों का क्या कहना है, तो अक्सर हमें ऐसे कॉल मौसूल होती है JK 24/7 को कि हमारे जो बेसिक फैसिलिटीज़ उनको हमें महरूम रखा जा रहा है। तो लिहाजा हम भी प्रशासन से ये गुजारिश करते हैं कि वो इनकी जो ये मुश्किलात है इनको सुने और इनको जो जल्द इनके हल जो है वो करे। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। आज हमारा ये तंजीमी इलेक्शन था ब्लॉक कमेटियों का। इसमें हमें नवाज सुबह कॉम्प्लेक्स जो हमें पार्टी का हेडक्वार्टर है वहाँ से आए थे इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने यहाँ पर इलेक्शन किया। आपको ये मालूम होगा कि हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर एक तंजीमी ब्लॉक भी है। तो आज उन्हीं तंजीमी ब्लॉकों का इलेक्शन था। इससे पहले हमने यहाँ पर दह कमेटियों के इलेक्शन करवाए और उसके बाद हल्के कमेटियों के इलेक्शन करवाए और आज ब्लॉक कमेटियों का इलेक्शन था और आगे जाकर डिस्ट्रिक्ट कमेटी का इलेक्शन होगा। तो यही है कि लोगों को देखना चाहिए कि आज हम किन हालात में हैं और किन लोगों ने हमें इन हालात में डाला है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौके पर डटी हुई है। रेस्टोरेशन ऑफ 370 हमारा मुद्दा और मकसद है। उसके लिए हम जिद्दजहद कर रहे हैं, पूरा मन जिद है, कानूनी तौर लड़ रहे हैं, आईनी तौर लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लड़ रहे हैं और हमने लोगों से भी यही कहा है कि पूरा अमन तौर रहे और तंजीम का प्रोग्राम जो आजकल ये इलेक्शन वगैरह चल है इसको घर घर तक फैलाएं
और आने वाले जितने जो भी कुछ मरहले होंगे, चाहे इलेक्शन होगा, कुछ भी होगा, इसके लिए तैयार है। इंडियन ऑयल के पास कई डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक है एक्स्ट्रा प्रीमियम, जिसका आज हमने एक कार्यक्रम किया था। जो हमारे ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं उनके लिए, वो लोग इसको यूज़ करते हैं और वो एक्चुअली इन्हीं कंडीशंस के लिए बना हुआ है ताकि उनको चलाने में आसानी हो सभी वेदर में। तो एक तो ऑल टेरेन व्हीकल है और हमारा ऑल वेदर फ्यूल है। तो ये बेसिकली इसका मकसद ये था, एक अवेयरनेस लाने के लिए इस एरिया में। प्लस हमने उनको जैकेट भी दिए ताकि हमारी एक ब्रांडिंग रहे, इंडियन ऑयल को याद रखे वो लोग। ऑफकोर्स वो तो वैसे ही याद रख रहे हैं, बट हमने फर्दर एक कोशिश की है ताकि इंडियन ऑयल का नाम उनके साथ हम हमेशा बरकरार रहेगा। हमारा और भी बहुत ही बेहतरीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, तो हम लोग कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, भले वो लुब्रिकेटिंग ऑयल हो या फ्यूल हो, हम जो कस्टमर को चाहिए देते हैं। और हमारा सबसे बड़ा एक मेन इम्पोर्टेंस है, हमारी पूरे देश में मतलब हम लोग का जो स्प्रेड है वो किसी के पास नहीं है। जो हमारी रीच है वो सबसे बेहतरीन है, इसीलिए हर देश के हर कोने में हम मौजूद हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से आज सयाती मुकाम गुलमर्ग में पहली दफ़ा ATV बाइक राइडर्स के लिए आज अवेयरनेस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का यही मकसद था कि एक्स्ट्रा प्रीमियम से मुतालिक ATV राइडर्स को जानकारी दी गई। इस प्रोग्राम में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। ज़िला बड़गाम में आज बंदिशों में नरमी देखने को मिली, सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देखा गया। हालांकि अगर हम बात करें तो जगह जगह नाके लगाए गए थे, CRPF की तरफ से रिस्किंग की गई थी और जगह जगह आई कार्ड्स देखे जा रहे थे, तो तभी लोगों को आगे जाने की इजाज़त दी जाती थी। इसके अलावा कारोबारी इदारे, दुकानें खुली देखने को मिली। हालात की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर पुरअमन रही। JK24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको जम्मू संभाग लिए चलते हैं और जम्मू संभाग में भी अलग अलग जिलों से किस तरह से अपडेट दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता, देखिए। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है JK24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। मौसम विभाग की बात करें तो अब हमारे जम्मू में भी नया यूँ कह सकते हैं कि नया गिफ्ट जो है अब जम्मू को भी मिला है। हालांकि जो मौसम विभाग की सूचना है वो अब जम्मू के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है बारिश होती है जम्मू के अंदर, जो है उसकी जानकारी के लिए जो है हमें कश्मीर से जानकारी मिलती थी, मगर अब जम्मू को नया गिफ्ट जो है सौगात मिली है। हालांकि आपने देखा कि कल डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका इनॉग्रेट किया और उसी सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर हैं सोनम लोटे जी। सोनम जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है JK24/7 में। शुक्रिया, थैंक यू। सोनम जी, किस तरह से देखते हैं कि जम्मू को कितना ज़रूरत थी इस रडार की और क्या कुछ कहना चाहिए, और जम्मू वासियों के लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितनी जल्दी जो है इसकी प्रेडिक्शन हो जाएगी कि लोगों तक ये जानकारी जो है प्राप्त होगी? आप देखिए, जम्मू जो है एक इम्पोर्टेंट सिटी है इन द एबोर्ड ऑफ श्री माता वैष्णो देवी जी, जिसकी वजह से लोग बहुत सारे हज़ार मिलियंस में ऑन एन एवरेज 8 मिलियन लोग, यानी कि 80 लोग जो है यहाँ पे जम्मू विज़िट करते हैं। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो बहुत ही जम्मू एक इम्पोर्टेंट सिटी, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्पोर्टेंट है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉट ओनली सिटी ऑफ जम्मू, और एक तो जम्मू एजुकेशनल हब भी है। यहाँ पे इंडियन IIM है, IIT है, क्या नहीं है। तो बट एट द सेम टाइम जम्मू रीजन नॉट ओनली सिटी, जो पेरिफेरीज में है, जम्मू के अदर हिली एरिया है, देयर आर प्रोन टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिज़ास्टर, जो कि वहाँ पे कभी कभी बारिश की वजह से एक मतलब फ्लड आ जाते हैं, मड स्लाइड आ जाते हैं, लोगों की जानें चले जाते हैं। तो इनको मिटिगेट करने के लिए, इनको मैनेजमेंट करने के लिए टाइमली जो वेदर इन्फॉर्मेशन चेतावनी लोगों को हो, तो इसको मिटिगेट करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक सुविधा है। सर, इसका पूरा नाम क्या है? दर्शक इस समय जानना चाहते हैं क्योंकि अहम है, और कितने फ़ायदेमंद होने वाला है कि आने वाले समय में कितना फ़ायदा होगा, और ख़ासकर अगर हम बात करें किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा? जी, ये तो बहुत ही बड़ा एक इम्पोर्टेंट वेदर फोरकास्टिंग टूल है। मॉडर्न जो है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न X-band Doppler radar which works on the principle of Doppler effect। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, आप जैसे आपने बोला कि किसानों के लिए, ये नॉट ओनली किसान, फार्मर्स के लिए, क्योंकि किसान और वेदर का जो है मौसम और जो किसान का जो है
रिलेशन तो बिल्कुल साथ साथ में होते हैं। सब किसानों को बारिश चाहिए, कभी बारिश नहीं चाहिए, कभी टाइमली चाहिए, इस टाइप का है। तो उसको पैशन भी करने में, क्योंकि ये वेदर रडार जो है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा, ये आपको 2-3 घंटे बता सकते हैं, 2-3 दिन या 4 दिन पहले नहीं। ये सिर्फ नाव कास्ट 3 से लेके 6 घंटे पहले आपको एक्यूरेट फोरकास्ट देने में इसका असर होगा। लेकिन फिर भी सीवियर वेदर, जब तेज़ बारिश या थंडरस्टॉर्म हो, ओले हो, तो ये आपको 1 से लेके 2 घंटे तक आपको रिलायबल 80 to 90% आपको फोरकास्ट करेंगे। 2 महीने पहले जो ऑर्डर आया था और हर ऑफिस में जो कंप्लेंट बॉक्स इंस्टॉल करने थे परमानेंट एक प्रॉपर जगह के ऊपर, वो जो हमने इंस्टॉल किया गया है। और उसको वीकली जो है एज़ पर डायरेक्टर ACB की तरफ से वीकली उसको हमने चेक करना है, और जो चेक करते हैं। और अभी तक हमारे नोटिस में, हमारे इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं आई है। लेकिन मैं लोग ये सख्त बद्दी डिप्टी कमिश्नर की तरफ से भी ये ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने लास्ट में एक मीटिंग ली थी इसके बारे में, और उन्होंने कहा गया था कि इसको सख्ती से इसका जो है कंप्लाइंस जो है की जाएगी। और लोगों से भी मैं ये अपील करूंगा कि जिसका भी कोई ग्रीवेंसेस है, कोई भी ऐसे सुझाव है, कंप्लेंट्स है, वो कंप्लेंट बॉक्स जो डिफरेंट ऑफिस में, जो हमारे ऑफिस में ART ऑफिस की मैं बात करूंगा, उसमें जो कंप्लेंट बॉक्स है उसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। कंप्लेंट लेके एक शख्स को, अगर वो गुंदों से आता था, लंबे लंबी कतारों में उसको खड़ा होना पड़ता था कंप्लेंट जमा कराने के लिए, उसको 2 दिन के बाद भी टाइम मिलता था। तो उसके लिए कितना फ़ायदा इस चीज़ को समझते हैं आप? हाँ, बहुत बड़ा फ़ायदा इस बात का है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर सरकार ने किसी भी अफसर को बिठाया, खासकर डिप्टी कमिश्नर जितने भी होते हैं, बेशक वो सरकार के बहुत बड़े LC होते हैं, यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम देते हैं, काम करते हैं, लेकिन लोग जो दूर दराज से आते हैं उनको ये मालूम होता है कि सरकार जो अफसर बैठा है वो सिर्फ हमारे लिए बैठा है। और आए दिन हम देखते हैं कि हर ऑफिस में मीटिंग्स का कल्चर बहुत ज़्यादा होता है, और मीटिंग्स के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कतारों में खड़े। लेकिन अब अगर कंप्लेंट लेके कोई गुंदों से या कल जो असर से कोई आता है, या डोडा डिस्ट्रिक्ट के किसी भी कोने से आता है, तो उसके लिए टाइम उतना ही होता है दिन में जितना DC साहब के पास होता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि विकास शर्मा साहब जो आज के DC हैं, उनके बारे में जहाँ तक सुना गया है कि उनकी प्रोग्रेस बहुत फास्ट डिलीवरी होती है, और इन ऐसे जैसे मसाइल को बड़े पेनफुली लेते हैं वो। तो ये उम्मीद है कि जब कंप्लेंट को उसका स्टेटस मिले और ये कतारें टूटेंगी, और कतारों के टूटने के बाद आम इंसान तक ये बात पहुंचेगी कि वो इंसाफ हो रहा है, जस्टिस हो रहा है, और कंप्लेंट के बाद फ़ौरन उसका इजाला हो रहा है। पेशे से टीचर है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि लोगों को बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए, और जो भी जहाँ पे भी आपको अगर कोई दिक्कत किसी डिपार्टमेंट में आती है, और साफ तौर पे आप उस डिपार्टमेंट के अंदर जो कंप्लेंट बॉक्स लगाया गया है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो इनने साफ तौर पर बताया कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, उनको अवेयर होना चाहिए इस पूरे मामले को लेके। और LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक अच्छा फैसला लिया गया है, और डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से भी लोगों से खास करके अपील है कि बढ़ चढ़ के वो सामने आएँ, अपनी जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, अपनी कंप्लेंट बॉक्स में वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। मुंशियात मुखालिफ पुलिस की कार्रवाइयों में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, जहां पिछले हफ्ते ही पुलिस ने 3 मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनसे भारी तादाद में मुंशियात भी बरामद की। वहीं राजौरी नौशहरा भवानी सरिया के रहने वाले सिकंदर नामी एक शख्स को पंजाब पुलिस ने पंजाब में गिरफ्तार किया, जिसके इंटरोगेशन के बाद उसकी निशानदेही पर इसके घर से 29.5 लाख रुपया बरामद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस भी दोनों शामिल थे। उसके बाद बताया जा रहा है कि लगातार इसकी निशानदेही पर आगे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुंशियात फरोश बताया जा रहा है, जिसके घर से इतने 29.5 लाख रुपया बरामद किया गया। और पंजाब पुलिस जब राजौरी में पहुंची तो राजौरी पुलिस की मदद के साथ इसके घर की तलाशी ली गई, जहां से 29.5 लाख रुपया बरामद किया गया। और पुलिस की कार्रवाई आगे भी लगातार अब जारी है कि क्या इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं और कहां से ये मुंशियात लाकर लोगों में फ़रोख्त करता था। इसको देखते हुए पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस की तरफ से जारी एक बयान में ये कहा गया है कि इस शख्स की निशानदेही पर इसके घर से 29.5 लाख रुपया बरामद करके आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है, और इस पर एक और मज़ीद FIR भी लगाई गई है। और इसके साथ साथ पंजाब पुलिस के साथ आज जम्मू कश्मीर पुलिस भी इस पर आगे कार्रवाई कर रही है। जमशेद मलिक, राजौरी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। वीडियो एक फेस आर्टिस्ट की है, जिन्होंने अभी हाल ही में उधमपुर में जिस तरह से 2 नवजात बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया और दूसरे का शव जो है वो कुत्तों ने छिन भिन कर दिया, उसको लेकर उधमपुर की एक आर्टिस्ट हैं कीर्ति शर्मा जी, उन्होंने फेस आर्ट बनाया है और जो भावना है, जो पीड़ा है, उस पीड़ा को दर्शाया है कि किस तरह से एक माँ की पीड़ा और बच्चे को जिस तरह छोड़ दिया गया है, उन सब
चीज़ों को दर्शाया गया है। आज हमारे साथ कीर्ति शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने ये आर्ट बनाया और जो पीड़ा थी उसको दिखाया। कीर्ति जी, जेके चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपने ये फेस आर्ट बनाया, क्या आपके अंदर पीड़ा जागी और आपने जो है इस फेस आर्ट से जो है जाहिर की है? सर, जो रिसेंटली अभी 2 केसेस हुए हैं। एक जो न्यू बॉर्न बेबी जिसको डॉग्स के लिए फेंक दिया गया, नाली में फेंक दिया गया। मैं रीज़न नहीं जानती, जो भी रीज़न होगा पेरेंट्स का या जिसने भी उसको फेंका होगा, बट एज ए ह्यूमन बीइंग वो चीज़ गलत थी, बहुत ज़्यादा गलत थी। और दूसरा जो केस हुआ, मदर के खुद के हाथों वो उसको हॉस्पिटल में छोड़ के आ गया बच्चा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, एज अ मदर मैं भी एक माँ हूँ और एज अ ह्यूमन बीइंग एक इंसान के रूप में ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए। और वैसे भी मैं फेस आर्ट्स जो है वो मैं करती हूँ, बट जब मैंने ये 2 केसेस सुने तो ये बहुत ज़्यादा अनबेरेबल था, बहुत मतलब बर्दाश्त के बाहर ये चीज़ आप बोल सकते हैं कि एक जिसको बच्चे को डॉग्स ने उसको खा लिया, उसकी टांग मैंने सुना उसकी खा ली, क्योंकि न्यूज़ में देखा। उसके बाद उसकी बॉडी वगैरह भी हुई है थोड़ी बहुत रिवील। तो एज अ आर्टिस्ट मुझे लगा कि लोगों तक ये सब चीज़ें पहुंचनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत पावरफुल है आज के टाइम पे। तो मैं फेस आर्ट करती हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे सोशल मीडिया की हेल्प लेनी चाहिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, क्या पता हो सकता है कि मेरी जो ये वीडियो है या जो मेरी फेस आर्ट है वो पेरेंट्स के पास तक भी पहुँचे, कि उनको भी पता लगे कि नहीं ये चीज़ गलत की है उन लोगों ने। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि आप मतलब एक बच्चा जो न्यू बिल्कुल क्या बोलते हैं, जो नवजात शिशु है, जो बिल्कुल आपने उसको बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया है। और दूसरा जो बच्ची जो हॉस्पिटल में छोड़ दी गई है, वो बेजुबान 2 दिन की बच्ची थी वो सिर्फ। तो वो चीज़ बहुत गलत थी। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंसानियत के नाते वो चीज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल थी सर। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि काफ़ी कम लोग हैं जो फेस आर्ट करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है, उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इन्होंने सरकार से कहा है कि इसके बारे में सरकार सोचे, ऐसा प्लेटफॉर्म लाए ताकि इस तरह के आर्टिस्ट जो हैं वो आगे जाकर और बच्चों को भी, लोगों को भी सिखा सकें और ये जो फेस आर्ट जो है ये और ज़्यादा बढ़ सके और फ्यूचर में जो लोग हैं फेस आर्ट की तरफ काफ़ी ज़्यादा आए। बाकी ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें जेके चैनल के साथ। नमस्कार। तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में अलग अलग जिलों से आपको खबरें तो दिखाई गई हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि हर जिले से खबर आप देख रहे हैं, वहाँ पर किस तरह से लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं, वो भी सब एलजी प्रशासन की नज़र के सामने रखा गया है। और लद्दाख के अंदर क्या कुछ वहाँ पर चल रहा था उससे भी साझा करने की कोशिश हुई है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कार्यक्रम में अगर किसी रिपोर्ट को चलाया जाता है तो कोशिश रहती है कि वो संभाग या विभाग के पास यहाँ पर देखा जाए। और पूरे संभाग की अगर बात करें तो जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग और उसके साथ ही साथ लद्दाख के अंदर भी जो सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे थे उस पर नज़र कहीं ना कहीं गड़ाई गई है। तो एलजी प्रशासन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी काम कर रहा है और साथ ही साथ लद्दाख के अंदर भी काम कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एलजी प्रशासन को हरकत में आना चाहिए और गौर फरमाना चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।